अस्सलाम वालेकुम। लिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रकसम माह शाह किस्त नंबर 12। वो सब मर्द हजरात एक साथ बैठे हुए थे। फवाद खान को जब पता चला था दुआ लाहौर है तो वो तड़प कर रह गया। वजदान ने कहा कि वो इन दोनों को इन्फॉर्म कर देता, लेकिन फवाद ने मना कर दिया था क्योंकि वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। इसको ड्रग्स की लत लग चुकी थी जो इतनी ज़्यादा जल्दी तो ख़त्म नहीं हो सकती थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि दुआ परेशान हो। वो जानता था कि इसके लाख बुरे रवैये के बावजूद उसकी शहज़ादी उसकी तकलीफ़ और उसके साथ हुए हादसे का सुनते ही बिना कुछ पूछे और सोचे वापस लौट आएगी। वो चाहता था कि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, शादी इंजॉय कर ले। साइम ने भी इसके फैसले को सराहा था। इन सब को कमी महसूस हो रही थी तो वो सिर्फ बस अरसल शाह की, इन सब का ज़रूरी हिस्सा, इनका भाई, सबके दिल में इसके लिए दुआ थी। लाला, मैं क्या कह सकता हूँ, काफ़ी अरसे से कोई फंक्शन वंक्शन नहीं होता, क्यों ना फवाद लाला की खुशी में दावत रखें। वरसान बेताबी से बोला तो सब मुस्कुराए। साफ बोल बसंती, तेरा नाच का कीड़ा बेताब है, अखनान ने दांत निकालते कहा। मैं बसंती तो तुम उन्नी, वरसान ने कहा लगा कर कहा तो दोनों हंसे। कोई हल नहीं इन दोनों का, रियाद ने नाक चढ़ाई। हले लगा तो कब से मैथ का प्रोफेसर बन गया? वरसान ने हैरत से पूछा। सब ने इसकी चमकती आंखों में देखा। है मैं कब बना? वो नासमझी से बोला। अच्छा, तो फिर तूने ये क्यों बोला हम दोनों का कोई हल नहीं? हम मैथ के सवाल हैं क्या जो हमारा हल होगा? वरसान की बात पर रिहात खा आया, जबकि सबके ज़ोरदार कह हवा में गूंजे। आई रियली मिस यू। फवाद ने हंसते हुए नम आँखों से वरसान को सीने से लगाया। वरसान ने सुकून से आंखें बंद की। अच्छा भाई, पार्टी का तो बताएं, अखनान मचल कर बोला। सलार ने मुस्कुराते हुए साइम को देखा। हैदर ने बार सवाले, लाला मज़ा आएगा। तैमूर ने भी हिस्सा लिया तो सब मुस्कुराए, जबकि आरखान संजीदगी से बैठा था। कभी कभार हंस लेता। तैमूरे, तेरी शादी न करा दें, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा तेरे को, वरसान मायनी खजी से आंखें घुमाते बोला। तो सब ने उसकी बात पर दिल ही दिल में इस पर लानत भेजी, जबकि तैमूर सुर्ख हुआ। ये तो शर्मा रहा है बीबा बच्चा, अखनान ने कहा लगाया। तैमूर ने नाराज़गी से इसको देखा। तैमूर की छोड़ो, रिहात की करवा देते हैं। सालार ने लुकमा दिया। रिहात को खांसी का दौरा पड़ा। लैला, तैमूर तो सिर्फ सुर्ख हुआ है, ये तो खांस खांस के शहीद हो जाएगा, वरसान ने कहा लगाते कहा तो रिहात ने कहर भरी नज़रों से उसको देखा, जबकि आरखान ने वरसान की बात पर दिलचस्पी से इसको देखते कहा लगाया। तुम भी कुछ बोलो यारा। फवाद ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम लोगों की फैमिली है, हम क्या बोले? वो धीमा सा मुस्कुराया। अल्लाह अल्लाह, आप भी हमारे बड़े भाई हो, तैमूर फ़ौरन से बोला तो अखनान और वरसान ने माजी खजी से इसको देखा, जबकि रिहात ने इसको गहरी नज़रों से देखा। वो बेचारा बुखलाया, जबकि साइम ने मुस्कुराते सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा तैमूर ने। साइम की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ साहिबा, तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मिला है, वो दिल में बड़बड़ाया और सीने पर हाथ रखते इनका शुक्रिया अदा किया। फिर डन है लाला, वरसान ने खुशी से पूछा। साइम ने बात ने सर हिलाया। जब तक मेरी बीवी और मेरी बहन वापस नहीं आएगी तब तक कोई पार्टी नहीं, फवाद ने कहा तो दोनों का मुंह लटका। फिक्र नाट, हैदर ने मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुराया। आरखान ने जाने का कहा, लेकिन इन सब ने इसरार करके इनको एक दिन के लिए रोक लिया, क्योंकि कल इसको मर्दान वापस जाना था और इनके कहने पर वो इनकी हवेली में रुक गया। शायद इनके कहने पर नहीं, अपने दिल के कहने पर। हुरैन तेज़ी से अंदर बढ़ी। वो भागने के अंदाज में आगे बढ़ रही थी, तभी दूसरी मंजिल पर बने खूबसूरत से खुले लाउंज में पहुंची, जिसके दाएं जानिब स्विमिंग पूल था। इससे पहले वो संभलती कि किसी के चट्टानी सीने से टकराती, अपना तवाज़ुन खोती, पल में गिरी। एक दो सांस तेज़ी से चलने की वजह से फूली हुई थी। दूसरा पूल में गिरते ही ठंडा पानी ने उसकी जान छुड़वा दी। अंधे हो, वो चिल्लाई और इसकी जानिब देखा तो लब दांतों में दिखाया। फिर अचानक याद आया कि इसको तो तैरना भी नहीं आता। एकदम सीटी गुम हुई, दिल की रफ्तार एकदम से तेज़ हुई। वो खुद से हाथ पैर मारने लगी। वह संजीदगी से सीने पर हाथ बांधे इसकी हरकतों को देख रहा था। मुझे बचाओ, क्या देख रहे हो, मैं डूब जाऊंगी, वो चिल्लाई। आराम से अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, वो आराम से बोला तो उसके कहे पर अमल करती सीधी खड़ी हुई। पैर ज़मीन से लगे तो सांस में साल आई। पागल आदमी, दूसरी मंजिल पर पूल कौन बनाता है, वो बड़बड़ाई। विशाल ने अफसोस से और गुस्से से मिले जुले तासुरात से इसको देखा, जो इस वक्त यहाँ तक आकर उसके लिए भी और अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर गई थी। हवास बहाल करते ही वो इसको घूरते भीगी बल्कि टटपटाते अपना हाथ आगे किया। वो दांत पीसते सबसे अपना हाथ आगे बढ़ाया। हुरैन ने बदला लेने के लिए इसको भी नीचे खींचा और धड़म से पूल में गिरा। हुरैन ने हंसते हुए इसके कंधे पर हाथ रखे।
लेकिन वो बेखुद हुआ था। बजाय इसके गुस्सा करने के उसको साकत होते देख हुरैन की मुस्कुराहट सिमटी और दिल धड़का। वह सांस रोक के इसको पकड़े इसके चेहरे पर पड़े मोती को देख रहा था। इसको अपने लबों से चुनने की ख्वाहिश पर वो अमल पैरा होने ही लगा था। हुरैन की छींक पर सर से पैर तक झुलाया और होश में आया। उसके साथ खुद बाहर निकलते हुए झटके से इसको दूर किया। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? दिमाग नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर? वो अपनी ट्रांस वाली कैफियत से निकलते गुस्से से बोला, लेकिन वो पिछले लम्हों के ज़रिए असर में भरी सर झुका अपने भीगे कपड़े सही कर रही थी। अंदर आओ और कपड़े बदल कर दफ़ा हो यहाँ से, वह सख्त झुंझलाहट और गुस्से से बोला और अंदर बढ़ा। हुरैन ने तीखी नज़रों से उसकी पुश्त को देखा। इतनी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, ऐसे तो नहीं जाऊँगी। बेचारा बड़ा सीधा जो समझ रहे हुरैन खान इसके दफ़ा होने बोलने पर चली जाएगी। वो सर हिलाकर कहते उसके पीछे बढ़ी, ये कपड़े चेंज करो और निकलो यहाँ से। वो वार्डरोब से अपना लॉन्ग ट्राउज़र शर्ट निकालते उसकी जानिब फेंकते बदलिहाजी से बोला और बाहर निकल गया। हुरैन ने दांत पीसते उसको घूरा और चेंजिंग रूम से कपड़े बदलते वापस आई। वो वापस फ़ोन उठाने कमरे में आया तो इसको देखते वहीं ठटका। पहली नज़र उसके सुर्खों सफ़ेद पैरों पर पड़ी और दूसरी नज़र इसके नाजुक हाथों पर और तीसरी नज़र इसकी गर्दन पर पड़े गीले बालों पर। वह सरता पैर इसके कपड़ों में मलबूस इसके हवास पर छा रही थी। उसने बेसाख्ता गिलती नीचे उतारी। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो इसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते जानबूझकर बोली, बाहर निकलो, जाओ, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। वो दांत पिसते अपनी बेखुदी पर खुद को मलामत करता बोला, ये आपने चेंज नहीं किया क्या? अभी बीमार पड़ जाओगे। जाओ पहले चेंज करो ड्रेस। वो इसकी बात को सिरे से इग्नोर करते बोली तो उसने दांत सख्ती से भींचते उसको देखने लगा। इस तरह बाद में देख लेना, अभी जाओ। वो मासूमियत से बोली तो उसकी आंखों की खूबसूरती से बचने के लिए वो जल्दी से चेंजिंग रूम में घुसा। हुरैन ने घड़ी को देखते गहरी सांस ली। इससे पहले वो कुछ करती, विशाल के फ़ोन पर आती कॉल देखते उसका खून सड़ा। अल्लाह तौबा, ये औरत मेरे घर वाले को कॉल कर रही है, वो भी इस वक्त। इसको मैं बताती हूँ, वो दांत पीसते बोली। अंदर विशाल जो अपनी फ़ोन की रिंगटोन इग्नोर कर गया, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट पर बेल्ट खोलते हाथ थामे। ये कोई गड़बड़ ना करते, ये सोचाते ही वो बिना शर्ट पहने तेज़ी से बाहर निकला। तुम्हें मैं बताती हूँ कि मशरक़ की बीवी कैसी होती है, वो दांत पीसते कहकर इससे पहले कि कॉल पिक करती, विशाल ने पीछे से तेज़ी से फ़ोन खींचा। वो चौंकी। उसको घूरते वो मीठे लहजे में अब उससे मुखातिब था। वो दूसरे तरफ से कुछ कहने लगी, तेरे बेबी को तो। इससे पहले वो कुछ कहती, विशाल ने इसके लबों पर सख्ती से हाथ जमाया, जबकि दिल एकदम स्लो हुआ। उसके तड़पते दिल को सुकून मिला, जबकि दूसरी जानिब इसकी गायब दिमागी वो नोट कर रही थी। आई मिस यू। उसकी आंखों में देखते वो कुछ बोल रहा था। दूसरी जानिब वो परेशान सी थी। हुरैन मानो साकत थी। उसकी गुर्बत में दिल धड़कता जा रहा था। दूसरी जानिब टीना ने कुछ कहकर कॉल काट दी, लेकिन वो तो अभी बेदिमागी से फ़ोन लगाए वहीं पर ही खड़ा था। अपने दिल में हसरतें गिन रहा था, आंखों में खुमारी थी। हुरैन ने घबराकर इसको पीछे धकेला तो हड़बड़ाकर होश में आया। उसके चेहरे पर अनजान तासुरात उभरते देख वह ऐसे तड़पी जैसे इसके लम्स को, लेकिन उसे करीब पहुंचकर गलती नहीं कर सकता था। उसकी आखिरी मंजिल टीना से शादी करके उसके मकाम तक उसको पहुंचना था, जहाँ के मुल्की गद्दारों की असल शाखें मौजूद थीं, जहाँ सफ़ेद पोशों की हकीकत छुपी थी। दक्ष की कुर्सी, जहाँ पहुंचकर वो सिर्फ एक सीधा स्याह धब्बे को देख सकता था, बल्कि इनको मिटा भी सकता था। हुरैन ने नम आँखों से इसको देखा। अरसल ने रुख मोड़ते अपना सीना मसला। कितनी बार वो अपनी गुलाब की आंखों में आंसू लाने का सबब बन चुका था। वो कमरे में घुसा और कुछ देर बाद चेंज करके अपने आप को कंट्रोल करता बाहर आया। तुम गई नहीं अभी तक? वो अनजान लहजे में बोलते इसको हर्ट किया। नहीं, और ना जाऊंगी, बड़ी बगैरतियाँ कर रहे हैं आप छुप कर। वो गुस्से से बोली तो इसको ऐसे देखते उसको कुछ सुकून हुआ कि वो अपनी फार्म में वापस तो आई। तुम्हारी बकवास सुनने की एनर्जी हमें नहीं है, इसलिए जाओ, वह संजीदगी से बोली। चली जाऊंगी, लेकिन ये बता दो, ये लानती विशाल कौन है? आप टीना के साथ क्यों हो? क्या है आखिर? वो संजीदगी से बोली। चाहती हो या गार्ड को बुलवाऊं? वो संजीदगी से बोला तो हुरैन ने इसको घूरा। धमकी दे रहे हो? वो आंखें छोटी करके बोली। उसने गहरी सांस लेते फ़ोन निकाला। वो हड़बड़ाए और उसके हाथ से फ़ोन खींचा। चली जाऊंगी ना, बस एक कप कॉफ़ी प्लीज़, बहुत भूख लगी है। वो मिन्नत से बोली तो उसको घूरने लगा। प्लीज़, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो ड्रामा करती बोली। वही वाली स्पेशल सी कॉफ़ी प्लीज़। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखते मासूमियत से बोला तो वो इसकी सदा पर इसको देख कर रह गई। खराफाती दिमाग के पठान, वो बड़बड़ाया। यू आर सो अट्रैक्टिव। वो गुस्से से झुंझला कर बोला।
वो तो मैं हूँ, वो खुशदिली से बोली तो इसको घूरने लगा। इसके घूरने पर उसने दांत निकाले। किचन किस तरफ है? वो बोली तो उसने बड़बड़ाते हुए किचन की जानिब कदम बढ़ाए। कॉफ़ी बनाते हुए मुसलसल इसको तंग कर रही थी। उसके ज़ब्त की इंतहा है। विशाल जी, चलो ना डांस करते हैं। वो काफ़ी साइड पर रखते इसको देखते मासूमियत से बोली, क्या डांस करते? हमें कोई डांस वांस नहीं आता, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोला। अच्छा, फिर इस टाइम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, फिर मैं चली जाऊँगी। वो आंखें पटपटाकर बोली तो विशाल ने गुस्से से उसको देखा। जानता था ढीठ है, जो कह रही है वो करवा कर ही रहेगी, इसलिए अपना फ़ोन पर सॉन्ग चलाया। हो रैन ने मुंह बसोरा तो वो समझ रही थी डांस तो वो करना नहीं, इसलिए लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएंगे। उसे खूनखार नज़रों से उसको घूरते डांस कर रहा था और रैन कहकहे लगा रही थी। इसके कहकहे सुनकर इसके दिल में सुकून उतरता जा रहा था। डांस करते, वो गहरी सांस ले गया। हो गया ना तुम्हारा, जाओ। वो बदले हाजिर से बोला, मैं कह रही थी कि आधे घंटे में फजर की अजान हो जाएगी, नमाज़ पढ़कर चली जाऊंगी। वो मासूमियत से बोली, फजर की नमाज़ 5 बजे होती है और अभी 2 घंटे हैं अजान में। वो दांत पीस कर बोला, ओह माय गॉड, विशाल सिंह हिंदू होकर भी फजर की अजान का टाइम का पता है? वो तंजिया बोली तो उसने लब भींचे। इस जनरल नॉलेज। वो नाक चढ़ाकर बोला तो वो बाल झटकते कहकहा लगाया। वो इसकी हंसी में खोया। कितनी प्यारी हंसी थी। वो बेसाख्ता बेसुध सा हुरैन स्टिक हुई। दिल फुल कुव्वत से धड़का। साबित हो गया था वो इसका अरसल शाह है। वो अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा हुआ। बहते जज्बातों पर काबू करते अपनी 2 उंगलियों को इसकी गर्दन की मखसूस नज़र पर रखते दबाव दिया और अगले ही पल वो बेहोश होते उसकी बाहों में गिरी। सॉरी, वो धीरे से कहते उसके गाल चूमते उसकी बंद आंखों को देखे गया। धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। साइम खान और हैदर बाहर किसी काम से गए थे, जबकि वरदान सलार और अखनान के साथ रिहात भी फवाद के पास था। महक ठहरते हुए लॉन की जानिब आई, जहाँ पर पानी का पाइप खोला हुआ था। अल्लाह, ये माली बाबा किधर चले गए? वो बड़बड़ाते हुए इधर पहुंची। हवा का तेज़ झोंका आया तो वो खिलखिलाई और पौधों को पानी देने लगी। आर खान सिगरेट फूंकते हुए उस तरफ आया। हरे भरे लॉन में रंग बिरंगी गुलाबों की क्यारियों के पास खड़े उसको एक गुलाब ही लगी थी। वो इसको हसरत से देखने लगा। काश ये गुलाब मेरे आंगन में ही खिल जाता। वो बेसाख्ता गहरी सांस ली। महक ने इसकी नज़रें खुद पर जमी देख पाइप छोड़ते इसको देखा। आर्क भाई आप? वो मुस्कुराई। वो इसकी मुस्कुराहट से नज़रें चुराई। आए बैठ जाएं। मुस्कुराती बेंच की तरफ इशारा किया। जब दिल पर बराजमान शख्सियत खड़ी हो तो हमारा बैठना बेअदबी के ज़मरे में आता है साहिबा। वो धीरे से बोलते इनसे कुछ फासले पर रुका। महक ने इसकी बात पर डार्क ब्राउन आंखों में देखा, जहाँ इसको खोने का कर्ब वाज़ेह था। वह सब कुछ समझते हुए भी कुछ ना समझ पा रही थी। कुछ ज़्यादा ही शादी नहीं जल्दी कर ली तुमने? वो पैरों पर नज़रें जमाए बोला। बस क्या करें, जब इंसान की किस्मत से सब कुछ लिखा हो तो शिकायत या एतराज़ कैसा? वो मुस्कुराकर बोली, किस्मत बाज़ औक़ात बहुत गहरे ज़ख्म दे देती है, जैसा कि मुझे दिया। वो बेतासर लहजे में बोला तो महक ने चौंक कर इसको देखा। एक बात बताएं। वो पाइप छोड़ते उसकी तरफ आई। आँख ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा। आप तो बहुत हंसमुख थे, आप अचानक ऐसी बड़ी और मुश्किल बातें कैसे कर रहे हैं? वो आँखें फैलाकर बोली तो उसकी आंखों के साथ इसको अपना दिल भी फैलता हुआ महसूस हो रहा था। ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आई है साहिबा, जहाँ हमें मुश्किल और बड़ी बातें करनी ही पड़ती हैं। वो इसके चेहरे से नज़रें हटाए उसके हाथों पर नज़रें जमाए बोला, खैर आपने शादी कर ली? वो सर झटकते पौधों की जानिब मतवज्जो हुई। शादी करने के लिए जिसको दिल दिया है वो होनी चाहिए ना। वो अब इसके बालों पर नज़रें जमाए हुए बोला था। हवा की दोष पर लहराते बाल इसको बेचैन कर रहे थे। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। वो बेसाख्ता बोल गया। वो धीमा सा मुस्कुराई। शुक्रिया, लेकिन मेरे शौहर को मेरी आंखें पसंद है। वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। आर खान ने बगौर उसकी मुस्कुराहट देखी। दिल में जलन हुई। तुम्हारा शौहर बहुत खुशनसीब है, क्योंकि उसको तुम मिल गई हो। जानती हूँ, मैं खुशनसीब बनना चाहता था, लेकिन किस्मत मुझ पर नहीं, साइम खान पर मेहरबान हो गई। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए फीकी मुस्कुराहट से बोला और बड़े बड़े कदम उठाता वहाँ से वापस मुड़ गया। महक इसकी चौड़ी पीठ को देखते इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। अंबर को अपनी तरफ आते देख तैमूर ने मुंह फेरते साइड से गुजरना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो साकित हुआ। उसके नरम गरम हाथ का लम्स अपनी कलाई पर महसूस करते उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। वक्त थम सा गया था। आंखें उसके चेहरे पर ठहरी। वो इसकी नज़रों से झिझक कर इसका हाथ छोड़ दिया। मैं वो
وہ بے ساختہ بکھل آئی۔ اس کی گہری بولتی آنکھیں اس کو اپنے آر پار ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ کہو، چپ مت رہو، تم بولتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اس کے چہرے پر ہنوس نظریں جمائے بولا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ تیمور نے شرٹ کا بٹن کھولتے گہری سانس دی۔ بدل کیوں گئے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ تیمور پھیکا سا مسکرایا۔ بعض معاملات ہمارے بس میں نہیں ہوتے، جیسے کہ محبت، لیکن کچھ چیزیں انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ لائک مجبوریاں؟ وہ اپنی گھڑی پر نظریں جمائے بولا۔ امبر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سچ کو جتنا مرضی چھپا وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ امبر کی بات پر اس نے لب بھینچے۔ کسی مقصد کے تحت سچ چھپانے میں کوئی مذائقہ نہیں، تیمور نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ تیمور نے اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا۔ ایسے مقصد پر لعنت ہے جس کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہوتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ تیمور نے جلتی آنکھوں کو سختی سے بند کیا۔ ہم کو ساتھ جاتے ہوئے لے کے جانا، وہ واپس پلٹتے سنجیدگی سے بولا۔ تیمور نے اس کی پشت کو دیکھتے زور سے مکہ دیوار پر دے مارا۔ تبھی کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے وہ پلٹا۔ ریحات کو دیکھتے اس کا ضبط ٹوٹا تو وہ بے ساختہ اس کے گلے سے لگا۔ ریحات نے اس کے گرد سختی سے ہاتھ باندھے۔ سب ان کو آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ میں بے بس ہوں۔ ایک طرف انتقام ہے اور دوسری طرف محبت، اور دونوں ہی میرے لیے اہم ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ لو جی، ہو گئی محبت، انتقام چھوڑ دو، محبت پالو۔ ریحات کی بات پر تیمور نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ پاگل، ہوش میں ہو؟ وہ ناگواری سے بولے۔ بدلے میں ریحات نے کندھے اچکائے۔ تیمور نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ مارننگ انکل۔ وہ مسٹر پورب کی طرف آئے جو اس وقت اپنے پرسنل سیکرٹری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے جواباً سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو بات ہے کہ وہ آج سنجیدہ ہے، اور بنا مسکرائے اس کو جواب دیا تھا۔ انکل، آپ سے 5 منٹ ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ ٹھیک ہوں تو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بیٹھو، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ سیکرٹری تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے کرسی پر بیٹھا۔ میری بیٹی مجھے بہت عزیز ہے وشال، میں تمہیں اس کو اس لیے سونپ رہا ہوں کیونکہ تم قابل اعتماد آدمی ہو۔ ان کے ناگوار لہجے پر وہ سمجھ تو کیا کہ بات بزنس کی نہیں ہے، کہیں حرین سے متعلق تو نہیں، یہ سوچ آتے ہی دل بے چین ہوا۔ پوری بات کیجیے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کا کہنا ہے کہ تم کل رات کسی لڑکی کے ساتھ اپنے گھر پر تھے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے سیکرٹری کی جانب اشارہ کرتے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وشال نے اسپاٹ نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا جو چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ جی ہاں سچ ہے، یہی بتانے آئے تھے ہم آپ کو، وہ اطمینان سے بولا، جبکہ سیکرٹری کا رنگ اڑا اور مسٹر پورب نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ وشال نے ایک بلیک فائل ان کی جانب بڑھائی۔ پچھلے 1 مہینے سے جس ڈیل کے لیے آپ پریشان ہیں یہ اسی کی فائل ہے، جس لڑکی کی بات کر رہے ہیں وہ اس کمپنی کی سی ای او ہے۔ وقت کی کمی کے باعث ہم نے اسے رات پر میٹنگ پہ رکھی اور یہ ڈیل ڈن کروا لی تاکہ آپ پریشان نہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پورب نے حیرت سے فائل کو کھولتے دیکھا، پھر خوش ہو کر وہ فائل سیکرٹری کو دی، غصے بھرے نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ وہ پریشان تھا۔ اس کی خبر کے مطابق تو ایک لڑکی کو زبردستی گھر کے اندر جا کر دیکھا، اور اب یہ ڈیل والی بات، جبکہ وشال تو پہلے سے سب پتہ تھا اس لیے وہ تیار تھا۔ سوری بیٹا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نرم لہجے میں شرمندگی سے بولے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ڈیڈ ہیں، لیکن آپ کو دوسروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ گڈ مارننگ آنٹی، وہ تنزیہ بول کر پیچھے سے آتی مسز پورب کو گڈ مارننگ بولا۔ پورب ایک بار پھر سیکرٹری کو گھور کر رہ گئے۔ اچھا بیٹا ہوا تم جلدی سے ٹائم پر ہی آ گئے، آج وہ ناشتہ لگ گیا، شاباش، انہوں نے محبت سے کہا تو وہ کھڑا ہوتے سنجیدگی سے ایک نظر سیکرٹری پر ڈال کر اندر بڑھ گیا۔ وہ غصے سے مونٹیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا وار تو خالی ہی گیا تھا، ساتھ ہی پورب سنگھ کی نظروں میں غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت وہ مسکان کے لان میں تھی، ارسل شاہ کے ٹراؤزر شرٹ میں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کب اور کیسے آئی، جس کے ساتھ پہنچی۔ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر اس پر پڑتی وہ جلدی سے کمرے میں گھستے چینج کرتے باہر آئی۔ مسکان اور دعا حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی جو بہت خوشی سے سب باتیں کر رہی تھی اور ہر کام میں دلچسپی لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر گئیں تو وہ مسکرائی۔ فون نمبر تو ہے نہیں میرے پاس، دل میں اس کو کال کرنے کا خیال آیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس نمبر ہی نہیں ہے۔ اس کو اب نمبر حاصل کرنا تھا اور اس کو ملنا تھا مسکان کے فون سے، اس لیے وہ تیزی سے باہر نکلی، لیکن مسکان کو لوگوں کے ہجوم میں دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی۔ دعا بھی اس کے ہی پاس تھی ورنہ وہ اس کے ذریعے اس کا نمبر نکلوا لیتی۔ کچھ دیر بعد نمبر لینے کا سوچتے وہ اپنے کمرے میں گھسی۔
साइम गला खंखार कर अंदर दाखिल हुआ तो आंखों में काजल डालते महक ने मुस्कुराकर उसको देखा। वो अपनी शर्ट को सेट करता इसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों को चूमते बेसाख्ता माशाल्लाह बोला। नीली कांच सी आंखों में काजल की लकीर इसकी आंखों को हसीन बना रही थी। महक ने मुस्कुराकर उसको देखा। साइम खान उसकी आंखों पर लब रखते हुए गुनगुनाया और उसके माथे पर लब रखते वो पिघल रहा था। उसकी उंगली पकड़ते इसको घुमाते वो गुनगुनाया। उसकी आवाज़ इतनी दिलकश थी कि महक इसमें खोती खिलखिलाई और इसके गाल पर वो इसकी बालों की खुशबू को सांसों में उतारते रखा और इसकी कमर पर हाथ रखते बोला था। वो उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े हुए थी। साइम ने मुस्कुराते उसको सीने में भेजा। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। महक उसके सीने से लगी बोली थी। साइम ने उसका चेहरा सीने से निकालते सामने किया। उसके काजल भरी आंखों में देखते फिर से बेखुद हुआ था। तुम्हारी आंखें। वो बार बार इसकी आंखों को छू रहा था। वो बुखला गई। माना कि वो उसकी आंखों का दीवाना है, लेकिन आज उसकी हालत अलग थी। क्या हो गया आपको? आप होश में हैं? महक अपनी आंखों को सख्ती से बंद करते बोली। उसका लम्स अभी भी उसकी आंखों पर था। सब कुछ तुम्हारी गलती आंखों की है। क्यों डाला काजल? पता नहीं क्या चाहती हैं ये आंखें मुझसे। क्यों मुझे बहकाकर मेरे हवासों को गुम कर देती हैं? वो उसकी घनी पलकों को देखता बोला। महक का दिल शिद्दत से धड़का। ये आंखें माड़ा सितारों को जला सकती हैं, किसी जिंदा दिल को राख बना सकती हैं। वो चंद सेकंड इसकी बंद आंखों को देखता रहा, फिर जब बोला तो गालों पर गहराई पड़ी। महक ने आंखें खोलकर इसकी चस्पी लुटाती आंखों को देखा। शर्मीली मुस्कुराहट लबों पर आई तो पलकें लरसी। उसने साइम के मुस्कुराते लबों पर नजर चढ़ाई और उसकी एक झपक किसी को अपना दीवाना बना सकती है, किसी इंसान को कायनात भुला सकती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, टिम्पल और गहरे हुए। उसने नजरें उठाई। ये आंखें इतनी शिद्दत से खुद में जकड़ सकती हैं कि बंदा खो जाए, वापस ना आए, यहीं रह जाए। वो रश्क करती उसके सीने से लगी। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। इन आंखों में काजल देखकर मेरे अंदर क्या चल रहा है। दिल कर सब छोड़ छाड़ कर इन आंखों में बस जाऊँ, बस इनको देखता रहूँ। पहले क्या काम मारा इन आंखों ने जो तुमने इनमें काजल डालकर मुझे चारों शाने चित कर दिया। वैसे बेचारगी से बोला कि मैं कहखा लगाने पर मजबूर हो गई। साइम ने बेखुद होते ही उसको खुद में भींचा। वो इसके गिर्द हिसार बांधा। खुशकिस्मती क्या होती है वो अच्छे से जान गई थी। फवाद खान ने अलमारी खोलते इसका दुपट्टा उठाते लबों से लगाया। आई रियली मिस यू माई शहज़ादी। मुझे तुमसे इश्क है। वो नम आँखों से बोला। मुझे तुम माफ़ कर पाओगी या नहीं? वो दुपट्टा हाथ में लेते बड़बड़ाता बेड पर बैठा। सामने लगी अपनी और दुआ की तस्वीर पर नज़र जमाई। मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मुझे तो इश्क हो गया तुमसे। शिद्दत तुम हो। दिल ने बेताबी से धड़कना शुरू किया। मन तो यही कर रहा था कि अभी उड़कर पहुंच जाए, लेकिन हायरे मजबूरियाँ। वो धीमे से हंस दिया। उसकी शरारत से चमकती आंखें, पंखेबाजी, ऊन पटांग हरकतें। वो हंसता जा रहा था और याद करता जा रहा था। बस अब आ जाओ, वो बेसाख्ता बोला और आईने के सामने खड़े होते खुद को देखा। 1 महीना या 2 महीने, वो कितना बदल गया था। किस हालत में वो इस शानदार हवेली में से निकला था और किस हालत में वापस आया था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता दरवाज़ा लॉक हुआ। आ जाओ, वो सीधा होते बोला। फादिला, ये रहा दूध की आपकी दवाई, जल्दी से खा ले। और हाँ, इंजेक्शन लाजमी देना, मैं हैदर को भेजती हूँ। नेहा मुस्कुराते हुए बोली तो फादी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। नेहा वापस मुड़ी। फादिलाला, आपने दुआ भरजाई को बहुत हर्ट किया था। वो बहुत उदास थी। वो बिल्कुल बदल गई हैं। इनके चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई है लाला। प्लीज़ इनको जल्दी मना लीजिएगा। नेहा के मिन्नत भरे लहजे पर वो लब भेजे। इसको खुद से दूर करने वाला फवाद खान है, लेकिन इसको वापस मनाकर पास लाने वाला भी फवाद खान ही होगा, चाहे फवाद खान को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। लेकिन वो दुआ शाह को वापस अपने रूप में लाकर रहेगा। यह फवाद खान का वादा है। वो धीमे लहजे में बोला तो इसके सर पर हाथ रखते कहा। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसके जाते ही फवाद ने दुखते सर को हाथों से दबाया। हड़क उठने लगी थी, इसलिए उसने तेज़ी से दवाई की जानिब हाथ बढ़ाए। क्या है, क्यों बुलाया? बालाज ने बेचारी से पूछा। हौसला रखो लड़की, हौसला। मिसेस खान ने सिगरेट सुलगाते इसको टूका। वो नफ़ी में सर झटका। ऐसे जल्दबाजी करोगे तो जंग हार जाओगे। उन्होंने सिगरेट सट्टा लगाते धुआं इसके मुंह पर छोड़ा। बालाज ने खांसते हुए नागवार नज़रों से उसको देखा। मिसेस खान के इशारा करने पर एक बंदा
कपड़ों में छुपी कोई चीज़ लाते इसको थमाए। पालाश ने नासमझी से उस चीज़ को देखा और फिर मिसेस खान को। ये क्या है? उसने आईब्रो उचकाते कहा। जहर। उनके इत्मीनान से कहने पर उसने गहरी नज़रों से उसको देखा। तुम्हें तो ये जहर देने से रहा, सो अब ये बता दो किसको देना है। वो नागवारी से बोला। फवाद खान को। उन्होंने उसके करीब झुकते कान में सरगोशी की। वाट? उसाम खान का भाई? पालाश ने अचंभे से पूछा। साइम का भाई, उन्होंने खबासत से कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि और तेरी। वो बोलते बोलते अचानक गुस्से से खड़ा हुआ। मिसेस खान ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। क्या तुमने तमाशा लगाया हुआ ये? कभी किसी बुड्ढे का कहती हो तो कभी किसी और का। वो नागवारी से बोला तो वो मुस्कुराई। फवाद खान के मरते ही सब खुद ब खुद मर जाएंगे। तुम्हें बस किसी भी तरह ये जहर फवाद खान को देना, फिर वैसे तड़प तड़प कर मरेगा कि वो सब खौफ से थर्रा जाएंगे। वो इंतहाई मकारी से बोली। ठीक है, काम हो जाएगा, पैसे डबल लूँगा। बालाज खड़े होते बोला तो मिसेस खान ने मुस्कुराकर आदमी को इशारा किया। उसने 5-5 हज़ार की 4 गड्डियाँ उसकी जानिब बढ़ाईं, जो उसने तेज़ी से थामी और वहाँ से तेज़ी से बाहर निकला। गेम ओवर फवाद खान, वह हल्का सा कहकर लगाते वहशत से हंसी थी।